जय हिंद। मैं इनामुल हसन स्वागत करता हूं आपका हम अपने YouTube चैनल पोलिट्री मंत्रा पे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे, महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उसके सारे पहलू को जानने की कोशिश करेंगे और फिर वो कुछ दिनों से ये विषय काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। आप सब जानते होंगे कि हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी कुछ दिन पहले जैसे ही संसद के मानसून सत्र का शुरुआत हुआ, उसने अपना त्याग पत्र दे दिए। ये सिंपल सी बात है। एक वैसे अगर हम नॉर्मली अगर हम सोचे, एक साधारण सोचे तो संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी उपराष्ट्रपति जब चाहे वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो ऐसे में ये विषय, ये टॉपिक कुछ दिनों से चर्चा में होने का क्या मतलब है? आप लोगों को अगर कुछ दिनों से आप लोग अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो आप लोग अवश्य ही इस बात पे सोचे होंगे कि हमारे जो उपराष्ट्रपति जी जो पिछले कुछ दिन पहले इस्तीफा दिए हैं, त्याग पत्र दिए हैं, वो इससे पहले एक किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में वो बोल रहे थे कि हमें अभी कुछ दिन, यानी कि जब उसका कार्यकाल अभी 2 साल और बचा हुआ था, 2027 तक वो तक रहेंगे, ऐसा उसने खुद अपने वक्तव्य में बोले। लेकिन फिर अचानक उसका इस्तीफा देना वाकई में एक लोगों के दिमाग पे कई सवाल पूछने का, दिमाग में, माइंड में कुछ सवालें आ जाती है कि आखिर जो कुछ दिन पहले एक संवैधानिक पद स्थापित व्यक्ति कुछ अपने प्रोग्राम में खुद बोल रहे हैं कि अभी हमें रहना है, अभी हम नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में अचानक उनका क्या कहते हैं इस्तीफा देना, कुछ न कुछ सवाल तो जरूर इससे दिमाग में आता है। लेकिन जब त्यागपत्र के बाद उपराष्ट्रपति जी खुद बोले कि वो अपना निजी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उसने कहा कि स्वास्थ्य संबंधित समस्या को जैसे हम इस पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। बाकी जो भी हो रीजन त्यागपत्र देने का, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन हम अगर आजाद भारत की बात करें, स्वतंत्र होने के बाद अभी तक इतने दिन हमारे देश के जो लोकतंत्र की पद्धति वो आगे बढ़ते हुए ऐसा पहली बार हमने शायद देखे हैं कि एक उपराष्ट्रपति जो अभी पद पे रहना चाहते हैं और उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिए। इससे पहले भी कोई उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए, जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए और क्या कहते हैं और दिए हैं, और कई दिए हैं। तो उनकी बातों पे इस तरह से चर्चा नहीं हुई, इस तरह से डिबेट नहीं हुआ, इस तरह से लोगों के मन में एक सवाल नहीं खड़ा हुआ। कारण क्या था कि उन्होंने जो इस्तीफा दिए उसका एक मकसद था कि उन्हें राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करना था। तो ऐसे में वो सवाल के इस तरह से दायरे में नहीं आया और फिर न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल पे डिबेट का हिस्सा भी नहीं बना। लेकिन जब माननीय श्री धनखड़ जी जब इस्तीफा दिए तो फिर ये चर्चा का विषय बन गया। और जब कोई भी संवैधानिक पद हो और वो चर्चा में आ जाए तो फिर हमारे लिए एज ए इंडिविजुअल एक जिम्मेदार नागरिक, एक बौद्धिक नागरिक के रूप में हमारे लिए ये बात जानना जरूरी है कि क्या इसका जो उपराष्ट्रपति हैं उनके जो सारे प्रावधान है संविधान के अनुसार, हम सैद्धांतिक रूप या उसका व्यवहारिक रूप है उसको जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और फिर हम जब अगर बात करें तो हम एज ए सिविल सर्विस, यानी कि प्रशासनिक की सेवा में जाने वाले विद्यार्थी के रूप में, चाहे वो यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और फिर आने वाले 2025 के मेंस की तो बात नहीं कह सकते, लेकिन इंटरव्यू में इससे सवाल पूछने की संभावनाएं बन जाती है। फिर 2026 की पीढ़ी में इससे कई सवाल आने की संभावनाएं, मैं यहाँ संभावनाएं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन ज्यादा
संभावनाएं है कि सवाल आ सकते हैं। ऐसे में हमारे लिए इन टॉपिक को भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, इन टॉपिक के बारे में हमारे लिए जो क्या इसका सैद्धांतिक रूप है, सारे इनके जो पहलू है, जैसे कि इसके निर्वाचन संबंधित पद्धति क्या है, इनके कर्तव्य क्या है, शपथ ग्रहण कैसे लेंगे, फिर इनका कार्य क्या है, फिर इनके जो क्या कहते हैं त्यागपत्र देने की प्रक्रिया क्या है, इन सब के बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर हम जो है आज इस पे चर्चा कर रहे हैं और मेरा भी जवाबदेही बनता है कि हम इनके सारे पहलू जो इम्पोर्टेंट हो, जो लगे कि सवाल में आ सकते हैं, और फिर हम इसके बारीकी से इस पे जानेंगे और इस पे चर्चा करेंगे, ताकि न प्रश्न छूटे और फिर हमारे जो क्या कहते हैं जो हमारे डिबेट का जो हिस्सा होता है, जब हम किसी से बात करें तो इस तरह से अपना तथ्य रखे उसके सामने कि हाँ, उससे लगे कि हम जो है क्या कहते हैं एक बौद्धिक रूप से बहस में भाग ले रहे हैं। तो ऐसे में हम इनके जो सारे पहलू के बारे में बात करेंगे। और आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भारत के उपराष्ट्रपति, और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। आपको पता होगा कि प्रोटोकॉल में जो भारत के जो प्रथम पोजीशन पे जो रहते हैं, प्रथम स्थिति जिसके है वो है भारत के राष्ट्रपति, और फिर द्वितीय जो पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन जिसका है वो है भारत के उपराष्ट्रपति, और फिर ये संवैधानिक पद है। तो इसके लिए हमें इसके बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो फिर शुरू करते हैं, हम इनके सारे पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर इनके बारे में हमें जानने की जो इसका सैद्धांतिक रूप क्या है, और फिर हम कोशिश करेंगे कि इनके व्यवहारिक रूप भी क्या क्या, उनके बारे में भी जानने के लिए हम चीजें को एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे, ताकि जो हमारा जो मेन फोकस है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन होनी चाहिए, कि हम चीजों को विश्लेषण कर सके, तुलनात्मक रूप से जो हमारा स्टडी होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, कि हम एक दूसरे संवैधानिक पद से इसका तुलना भी होना चाहिए, कि तुलनात्मक स्टडी की इनके निर्वाचन संबंधित जो पद्धति है दूसरे से कैसे अलग है, जैसे कि उपराष्ट्रपति जी से कैसे अलग है। तो इस सब चीजों पे हम बात करेंगे, छोटी छोटी बातें पे भी चर्चा करेंगे, और फिर इनके व्यवहारिक जो हमें देखने को मिलता है बातें, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। अगर हम भारत के उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 63 में ये बात कही गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हम इसके गरिमा के अकॉर्डिंग हम जब बोले तो हमें इसका होंगे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही गरिमापूर्ण व्यक्ति होते हैं। और तो ऐसे में अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर हम जब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो अगर हम थोड़ा सा रुक करके ये जानने की कोशिश करें कि जितने भी संवैधानिक पद है, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या प्रधानमंत्री हो, या मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट के जो मिनिस्टर होते हैं, या अदर जैसे पद होते हैं, इन सब पदों के बारे में अगर थोड़ा सा सोचे तो आपको उपराष्ट्रपति के जो कार्य, कर्तव्य या दायरे होते हैं शायद सभी से व्यापक होंगे, व्यापक नजर आते हैं। अगर आप सोचे तो, अगर आपको ये बात नहीं समझ तो मैं बता दे रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में अगर निर्वाचित होते हैं तो उनका तो सबसे पहला जो है क्या कहते हैं नाम आ जाता है उपराष्ट्रपति।
पति। फिर इनके दूसरे कार्य के जो बारे में जो जानने को मिलेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति होंगे तो फिर वो राज्यसभा के सभापति भी होंगे, राज्यसभा के सभापति भी होंगे। फिर आप तीसरे इनके जो कार्य के बारे में जानेंगे, यानी इनके पद के बारे में जानेंगे, तो वो होते हैं भारत के, जरूरत पड़ने पर ये भारत के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। यानी एक संवैधानिक पद पे पद ग्रहण किए हुए व्यक्ति, उसका जो है वो पहले से उनको पता होता है कि जब हम भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जब निर्वाचित होंगे या पद ग्रहण करेंगे तो हमें इन कर्तव्यों को क्या कहते हैं, निर्वहन करना पड़ेगा। कि हम तो पहले उपराष्ट्रपति बनेंगे और जैसे हम उपराष्ट्रपति बनेंगे तो फिर हमें राज्यसभा के सभापति भी बनना पड़ेगा। और फिर जरूरत पड़ने पर, ये जरूरत शब्द मैं आगे बताऊंगा, जरूरत पड़ने पर भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्य को भी निर्वहन करना पड़ेगा। तो इतने सारे वेरिएशन अगर हम देखें तो किसी भी संवैधानिक पद पे, किसी भी पद पे देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर भारत के राष्ट्रपति की हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति सिर्फ भारत के राष्ट्रपति होते हैं और फिर वो किसी अन्य पद पे जो है क्या पद ग्रहण नहीं करते। जब हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के, तो वो जब निर्वाचित होते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, फिर वो प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं, प्रधानमंत्री ही रहते हैं। लेकिन जब हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो फिर इनके जो पद की जो विविधता है वो व्यापक हो जाता है। मीन्स क्या, ये कई पद को अपने अंदर समेटे हुए रहते हैं और इन्हें जरूरत पड़ने पर उसका भी कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। तो फिर हम आज जो हमारा जो कंसर्न होगा मुख्यतः भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कि इसके निर्वाचन संबंधी पद्धति क्या है, फिर इनके जो शपथ कैसे होते हैं, फिर इनके जो क्या कहते हैं कर्तव्य क्या होगा, और फिर जब इनको जरूरत पड़ा तो ये त्याग पत्र दे सकते हैं, या फिर अगर संसद को, देश को लगा कि ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस तरह से संवैधानिक रूप में नहीं करते हैं तो फिर हम इसे संसद द्वारा जो है पद मुक्त भी कर सकते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो भी व्यक्ति निर्वाचित होंगे उनके सारे पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, तो हम शुरू करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति क्या, निर्वाचन का प्रक्रिया क्या, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको हम पहले बताया कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे और फिर आगे के अनुच्छेद में संविधान के प्रावधानों में लिखा गया है कि वो निर्वाचित होंगे। कैसे निर्वाचित होंगे? हम जब लोकसभा के सदस्य की बात करते हैं या विधानसभा की सदस्य की बात कर रहे हैं, जो हम जिसे हम एमपी या एमएलए कहते हैं, या हम स्थानीय स्वशासन के सदस्य जैसे कि मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गए, या जो भी है नगर परिषद के अंदर की हम बात करते हैं, तो ये सब जो पद होते हैं उसके लिए हम प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। यानी कि जनता इनको प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा, प्रत्यक्ष यानी कि सीधे इनके चुनने में जनता सीधे भागीदारी होते हैं। ये अपने वोट देते हैं और फिर उससे जो है विजय उम्मीदवार को वो पद की शपथ दिलाया जाता है। लेकिन जब हम भारत के उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो फिर यहाँ पर इसके जो निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से सीधे जनता के द्वारा नहीं होता है। तो क्या होता है, तो इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि जनता जो प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं जनता चुनेंगे, यानी देश के नागरिक चुनेंगे सबसे पहले अपने प्रतिनिधि, और फिर उस प्रतिनिधि के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति की चुनाव होते हैं।
जनता पहले अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर उस प्रतिनिधि के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो हम इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, यानी कि जनता उनको चुनने में सीधा भाग नहीं लेता है, सीधा वोट अपना वोट नहीं देते हैं। आपको भी याद होगा जब आप 18 इयर्स प्लस हो गए, 18 साल से ऊपर हुए होंगे, तो 18 या 18 साल से ऊपर होंगे तो आपको जब वोट देने का अधिकार मिला है, आप जब वोट देने गए होंगे तो आपको, अगर आप पीछे सोच के देखें कि क्या आपने कभी भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मत दिए, बिल्कुल नहीं दिए होंगे। तो हम मत उसको देते हैं किस तरह से, हम अपने प्रतिनिधि के द्वारा उसे उसकी चुनाव करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनके चुनाव में देखिए, वैसे भारत में चुनाव प्रणाली में दो तरह के सिस्टम का इस्तेमाल होता है, दो तरह की प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यानी कि भारत में दो तरह के चुनाव पद्धति अपनाया गया है। पहला चुनाव पद्धति अपना गया है कि सर्वाधिक मत वाले, या ऐसे हम कह सकते हैं पहले कि बहुमत का सिद्धांत। क्या कहेंगे? बहुमत का सिद्धांत। बहुमत का सिद्धांत, आप इसको अगर पॉलिटी के बुक में पढ़ेंगे, 11th के पॉलिटी में जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा, आपको पढ़ने को मिलेगा कि सर्वाधिक मत पाने वाले का विजय, सर्वाधिक मत पाने वाले, यानी कि बहुमत का सिद्धांत। और दूसरा जो पद्धति अपनाया गया है, तो संवैधानिक शब्द को अगर हम इस्तेमाल करें तो अनुपातिक क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कह लो या पद्धति कह ले। बहुमत का सिद्धांत और दूसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इन दो तरह के सिद्धांत को भारत में इस्तेमाल करके, यानी इस दो तरह के सिस्टम को जो अपना करके भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें अगर हम बात करें बहुमत के सिद्धांत पे, तो हमारे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि एमपीज, फिर विधानसभा के सदस्य होते हैं एमएलएस, और फिर स्थानीय प्रशासन में जो सदस्य होते हैं, जैसे कि मुखिया हो गए, सरपंच हो गया, फिर उसके बाद जो है वार्ड के सदस्य हो गए, ये सब का जो निर्वाचन होता है वो बहुमत के सिद्धांत पे किया जाता है। अगर हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे, अगर हम कभी पढ़े बुक तो उसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, और फिर जहां जहां विधान परिषद है उनके सदस्य का जो है निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को आप बुक में जब पढ़ते हैं, पॉलिटी के बुक में, तो उसको समानुपातिक नाम से जाना जाता है, लिखा हुआ है समानुपातिक। आप उनको पढ़ने के बाद आप अचंभा में मत पड़िएगा, वो दोनों का एक तरह से सेम ही मीनिंग होता है, बहुत सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है, लेकिन उसको हम उतना जानने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये हमें बुक में, जो हमारे पॉलिटी का बुक है उसमें हमें एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलता है समानुपातिक, लेकिन जब संवैधानिक उपबंध में आप पढ़ते, प्रावधान जो किया उपबंध जो लिखा हुआ उसमें पढ़ेंगे तो उसमें आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मिलेंगे। तो हम ये जान गए कि बहुमत का सिद्धांत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, के अंतर्गत किन किन सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब हम, अगर आप इसको नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है।
इन दोनों प्रणाली में अंतर क्या है? क्या अंतर है? वाले सिद्धांत। बहुत बेसिक सा अंतर है, आपको वर्ड से भी समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुमत का सिद्धांत यानी कि जब किसी भी कैंडिडेट को, चाहे कैंडिडेट उसमें कितने भी 1 2 3 5 10 जितने भी कैंडिडेट जो चुनाव में भाग ले रहे हैं एज उम्मीदवार के रूप में, उनको जो उनमें से जो सबसे ज्यादा जिसको मत पड़े, सबसे ज्यादा जिसको मत पड़ा है वो विजय घोषित होगा। यहां पर अगर मान के चले ए बी सी डी और बहुत सारे उम्मीदवार अगर किसी चुनाव में खड़ा है, तो उनको उनमें से अगर मान के चलिए जो भी मत पड़ा उनमें 100 मत वैध है। कितना मत वैध है? 100 मत। और फिर इनको अगर 4 उम्मीदवार है, इनको मिला 30, इनको मिला 25, इनको मिला 50 और फिर इनको मिला 10 20 55, या हम कह सकते हैं इनको मिला 40, 30 20 50 और 90। यहाँ पे इसको 20 दे दीजिए, इसको 10 दे दीजिए, तो हो गया टोटल कितना? 100। 60 70 30 100 मत हो गया टोटल। तो आप देखें इनमें से ए बी और सी डी में सबसे ज्यादा मत किसको मिला? डी को मिला। तो डी जो है वो विजय घोषित किया जाएगा और उस पद का दावेदार, उस पद के लिए जो है डी विजय हुआ और ये शपथ ग्रहण लेंगे, उस पद को ग्रहण करेंगे। ये हो गया बहुमत का सिद्धांत। अगर एनसीईआरटी के बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा रहेगा सर्वाधिक मत पाने वाले सिद्धांत, यानी सबसे ज्यादा जो वोट जिसने पाया वो विजय घोषित किया जाएगा। उसको इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस पद्धति का इंग्लिश में, अगर इंग्लिश के बुक में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब हम बात करते अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अकॉर्डिंग होता है, के अनुसार होता है। इसके अंतर्गत आप जब एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो आपको 1-2 शब्द और पढ़ने को मिलेगा। वो क्या है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत। इतने सारे वर्ड इस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, यानी कि इनको अगर इंग्लिश में अगर बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार सिंगल संक्रमणीय ट्रांसफेरेबल वोट, कहीं कहीं पे इसे एसटीवी भी पढ़ने को मिलेगा आपको। हमें एकल का मतलब तो समझ में आता है, सिंगल। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इनके बारे में हम जब कभी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो फिर वहां पे इसको अच्छे तरीका से समझेंगे। अभी हम इनको उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इनको समझ लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्या होता है?
इसी के अंतर्गत ये आता है। और आपको अगर कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्री एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आए तो आप इनको आसानी से टिक लगा सके, लेकिन हमें इनको थोड़ा बहुत समझ ले। वैसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, प्रणाली क्या है, तो हम इसको फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उनमें जो उनका विजय उनको घोषित किया जाता है वो कैसे होगा, ये थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बौद्धिक रूप से आप हमारे जो नॉलेज एक्सटेंड हो जाएंगे। वैसे भी अगर अभी वर्तमान के सिनेरियो आप देखें तो उपराष्ट्रपति तो है नहीं, अगर उपराष्ट्रपति नहीं तो उनका चुनाव होगा ही, और फिर उस चुनाव में हमें इन सब चीजों को पढ़ने को न्यूज़पेपर में मिलेगा, तो हम जानते हैं कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि हाँ, इसमें क्या होता है कि जो भी लोग मत देंगे, कौन कौन लोग मत देंगे हम आगे जानेंगे, लेकिन आप इतना जान ले, जो भी लोग मत देंगे उन सब को एक बैलेट पेपर मिलेगा। सभी को मत देने वाले को, मतदान करने वाले को एक बैलेट पेपर मिलेगा, और उस बैलेट पेपर में उस पे कैंडिडेट का नाम होगा। जो उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं उनका नाम होगा, और फिर उनके सामने एक बॉक्स बना होगा। इन बॉक्स में आपको कहा जाएगा कि आप मीन्स क्या, जो मत देंगे उनसे कहा जाएगा कि आप जो है इनको चॉइस करें, वरीयता दें कि आप सबसे ज्यादा किसे उपराष्ट्रपति के रूप में पसंद करेंगे या बनना पसंद करेंगे, किसे चाहते हैं कि ये उपराष्ट्रपति हो। वैसे तो मेरा चॉइस हमेशा, हम लोगों का चॉइस सबसे ज्यादा एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर वो कहेगा कि आप वरीयता दें, नंबरिंग करें कि पहले किसको चाहते हैं, फिर किसको चाहते हैं, फिर किसको चाहते हैं, अगर वो न बना तब किसको चाहते हैं, अगर फिर आपका दूसरा चॉइस नहीं बना तब किसको चाहते हैं। तो इस तरह से आपको कहेगा नंबरिंग करें। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से मान के चलिए कि आपने ऐसे करके नंबरिंग कर दिया, और सभी ने उसको नंबरिंग किया, जितने भी मत देने वाले लोग हैं सभी ने नंबरिंग करके फिर बैलेट पेपर से उसको जो है क्या कहते हैं, फोल्ड करके जो भी प्रक्रिया है उसको मतदान पेटी में डाल दिया जाता है। अब इसका काउंटिंग कैसे होता है, यहीं पे ये वर्ड मिलेगा आपको, एकल संक्रमणीय मत, STV का सिद्धांत। क्या होता है, जब मतगणना के समय में इनको खोला जाएगा तो फिर वहां पर जितने भी कैंडिडेट को प्रथम, यानी कि अगर बी को एक्स ने प्रथम वरीयता दिया है तो ऐसे बहुत सारे मतदाता होंगे जो बी को प्रथम क्या कहते हैं वरीयता दिए होंगे। एक सेकेंड, तो हम यहाँ पे थे कि अगर एक्स जैसे बहुत सारे क्या कहते हैं मतदाता ने बी को पहला चॉइस रखा, प्रथम वरीयता दिया है, और इस तरह से बी के पास 50% यानी जितने वैध मत होगा उसका 50% +1 मत आ जाएगा, तो उनको यानी बी को अगर टोटल मत का 50% जितने मत वैध मत है और 50 यानी 51, अगर मान के चलिए 100 लोगों ने मत दिया, या हम ये कह सकते हैं कि 100 मत वैध है, वैलिड है, तो इन 100 मत में 50 लोगों ने यानी 51 लोगों ने अगर बी को प्रथम वरीयता दिया है तो बी जो है उम्मीदवार विजय घोषित किया जाएगा, यानी बी अब देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। ज्यादातर केसों में, ज्यादातर समय में ऐसे ही प्रक्रिया से एक ही टाइम के काउंटिंग में जो उम्मीदवार विजय घोषित कर दिया जाता है, मीन्स क्या, जो दिख जाता है कि उम्मीदवार विजय है।
लेकिन जब ये कंडीशन में कोई किसी भी उम्मीदवार को 51 मत नहीं मिला, यानी 50+1 मत नहीं मिला, तो ऐसे कंडीशन में कुछ चीजें होती है और उसी चीजों का नाम है, उसी प्रक्रिया का नाम है एकल, यानी एक और ट्रांसफर, यानी मत का ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर करेंगे? उसको ट्रांसफर करेंगे। मान के चलिए ये इस तरह से। अब क्या होता है ना कि जब काउंटिंग होता है तो बी को जो वरीयता 1 दिया है, इसी तरह से बहुत सारे लोग सी को भी प्रथम वरीयता दिया होगा, कि बहुत सारे लोग ए को भी प्रथम वरीयता दिया होगा, बहुत सारे लोग डी को भी प्रथम वरीयता दिया होगा। तो ऐसे में जो कुछ कोई ना कोई उम्मीदवार ऐसे होंगे जिसको बहुत कम लोग प्रथम वरीयता दिया होगा, ऑब्वियसली होंगे, तो उस उम्मीदवार के वोट को निकाला जाएगा। मान के चलिए आप सी को सबसे कम लोगों ने, यानी मिनिमम लोगों ने क्या किया है? प्रथम वरीयता दिया है, तो उनके वोट को निकाला जाएगा और फिर उनके वोट में से ये देखा जाएगा कि बी, हमने क्या कहा कि बी अगर विजय में हुआ, अगर बी को 50% और प्लस वोट नहीं हुआ, तब ये दूसरा प्रोसेस चलता है काउंटिंग का, मत गणना का। उसमें क्या होगा कि अगर बी को 51 मत नहीं मिला तो ये प्रोसेस चलता है, क्या चलेगा कि इनमें से सी को सबसे कम लोगों ने प्रथम वरीयता दिया है, तो सबसे कम लोग प्रथम वरीयता दिया है, तो ऐसे में सी के मत पत्र को निकाला जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि कितने लोग बी को द्वितीय यानी कि सेकेंड चॉइस रखा है, कितने लोगों ने बी को सेकेंड चॉइस रखा है। अगर 5-10 कुछ तो लोग होंगे जो बी को सेकेंड चॉइस रखे होंगे, फर्स्ट तो सी को रखा होगा लेकिन बी को सेकेंड चॉइस रखेंगे, उस मत को इसमें जोड़ दिया जाता है, प्लस कर दिया जाएगा, किसके मत में? बी के मत में, और फिर गिना जाता है क्या इसको 50%+1 आया, अगर आ गया तो विजय, और फिर नहीं आ गया तो फिर लूप चलता है। क्या लूप चलेगा? अब तो इसमें क्या होगा, सी का वोट, सारे के सारे वोट अब कैंसिल हो जाएगा, अब सी नहीं है उम्मीदवार का दावेदार, तो अब ये सी खत्म हो गया। अब फिर इन तीनों में देखा जाएगा कि किनको सबसे कम प्रथम वरीयता का वोट मिला है, सबसे कम लोगों ने उसको प्रथम वरीयता में पसंद किया है, तो फिर उनमें भी देखा जाएगा कि बी को कितने लोगों ने सेकेंड वरीयता में रखा और फिर उनके वोट के इसमें प्लस कर दिया जाएगा। ओवरऑल बात ये होता है कि सेकेंड केस में भी जिनको फर्स्ट राउंड में प्रथम वरीयता में ज्यादा मत मिला है वही विजय हो जाते हैं, और आप इस प्रणाली को ही कहते हैं सिंगल ट्रांस, यानी कि वोट का ट्रांसफर करना दूसरे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सारे केस में जो है क्या कहते हैं, जिसको प्रथम काउंटिंग में प्रथम चॉइस लोगों बहुत सारे लोगों ने दिया वही विजय घोषित होंगे। आप बुक उल्टा के देखिए, बुक में पढ़िए, बहुत सारे केस, बहुत मतलब कुछ समय ऐसा हुआ, 100% ऐसा नहीं होता कि वही विजय होता है, दूसरे कैंडिडेट भी विजय घोषित हुआ है। तो ये हो गया हमारे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनमें कौन कौन से मतदाता भाग लेते हैं। ऑब्वियसली हम लोग तो नहीं लेते हैं, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव में मत देते हैं, देश के राष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं, फिर उसके बाद राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में मत देते हैं, और फिर विधानसभा के सदस्य के चुनाव में मत देते हैं। तो हम यहाँ पर सारे के चुनाव में जो कौन कौन लोग मत देते हैं उसके बारे में नहीं जानेंगे, हम दो के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा बहुत, कि राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, मतदाता कौन कौन मतदाता भाग लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं राष्ट्रपति,
थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ताकि हमें चीजों को उत्तर देने में, जब हमारे पास इस तरह के सवाल आए तो उसका उत्तर देने में हमें थोड़ा बहुत जब माइंड से निकल जाए चीजें, तो तुलनात्मक अगर रूप से हम अध्ययन किए होते हैं तो छांटने में, क्वेश्चन आंसर को हमें क्रॉस लगाने में कि हम सही तक पहुंचे, वो आसानी होगी। उप राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति। अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव में जो मत देने वाले मतदाता की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभा, और फिर 2 यूटी जिसमें दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा। देखिए, अब लोक के सदस्य हम यहाँ कह सकते हैं इन सब के सदस्य। ऑब्वियसली इससे पहले हमने देखा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी प्रतिनिधित्व के द्वारा ये जो क्या कहते हैं, इसमें हम मतदान करते हैं, हम अपने प्रतिनिधित्व के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये लोग कौन है? लोकसभा के सदस्य कौन है? हमारे द्वारा चुनाव हुआ प्रतिनिधि, यानी हम उसको प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किए हैं, उसका निर्वाचित किए हैं। राज्यसभा के जो है क्या कहते हैं सदस्य, हमने विधानसभा के सदस्य किए, फिर उनका चुनाव इसने किया, ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। फिर राज्य के विधानसभा, उनके सदस्य को तो हमने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। फिर दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य को भी उस क्षेत्र की जनता ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो ये सब के जो सदस्य होते हैं वो कौन है? हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है। तो अब इनके अंतर्गत आप जब देखेंगे तो आपको 2 तरह के जो है सदस्य मिलेंगे। एक सदस्य तो ये होता है कि ये निर्वाचित होते हैं, यानी कि वो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा वो यहाँ पर आए हैं, चुनाव प्रणाली के द्वारा, यानी निर्वाचित होकर के वो आए हैं। और दूसरे लोग ये होते हैं जो हमारे राष्ट्रपति जी संविधान में प्रावधान है कि कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं, जो हमारे समाज के लिए जो उत्कृष्ट काम किए हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे रहना जरूरी है, जो अपने क्षेत्र में विशेष काम करते हैं, जिसको बहुत ज्यादा जानकारी है, लगता है कि देश को उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, उसके ज्ञान का, उसके अनुभव का। तो ऐसे लोगों का जो है हमारे राष्ट्रपति जी वो मनोनीत करते हैं, उसको मनोनीत करते हैं। तो इनके सदस्य में 2 तरह के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। कौन कौन होते हैं? निर्वाचित होते हैं और मनोनीत होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। क्या रीजन है हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान ले कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से हमारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो इनके चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, संविधान में दिया हुआ है सदस्य, कौन सा सदस्य? दोनों, निर्वाचित एवं मनोनीत। तो ये बारीकी बात है, ये आपको हो सकता है कि आने वाले आने वाले 2026 के प्री में या अदर पीसीएस के प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें निर्वाचित और मनोनीत में दोनों का डिफरेंस हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं इनके चुनाव प्रणाली में, यानी दोनों सदस्य मतदाता के रूप में मत डालते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एक व्यवहारिक बात कर लें
सही, तो सैद्धांतिक बात हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के राज्य के विधानसभा और फिर उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा यानी यूटी में केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के जो वर्तमान में जो सदस्य होते हैं वो सदस्य, और उन दोनों में, इन सबों में अगर निर्वाचित सदस्य है, मनोनीत भाग नहीं लेते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोनों मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों तरह के सदस्य भाग लेते हैं। हम यहाँ पर एक व्यवहारिक जान ले कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है कि आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों क्यों नहीं भाग लेते हैं? दोनों तो सदस्य हैं, आखिर क्यों नहीं भाग लेते हैं? तो आप इसके बारे में एक चीज सोच सकते हैं कि चूंकि जो राष्ट्रपति जी, ये जो सदस्य होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, इनके जो मनोनीत किया गया है या अपॉइंट किया गया है वो राष्ट्रपति ने किया, और राष्ट्रपति जी अपने जो है ज्ञान से, अपने अनुभव से इन लोगों का सिलेक्शन करते हैं, इनको मनोनीत करते हैं कि ये हमारे देश के जो क्या कहते हैं प्रगति में, उत्थान में अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का जो है क्या कहते हैं यूज करेंगे या इसके अनुभव का हम फायदा उठाएंगे। तो ये लोग होते हैं। सवाल होता है, थोड़ा बहुत तो ये बात आ जाती है कि कहीं न कहीं अगर इनको भी इनके निर्वाचन संबंधित निर्वाचित निर्वाचन मंडल में अगर यानी कि वोट इनसे भी, इनके सिलेक्शन में, राष्ट्रपति के सिलेक्शन में मतदान करवाया जाए तो ये मालूम थोड़ा बहुत तो रहेगा कि इनके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति इनके दिल में एक सहानुभूति सा हो सकता है। और ऐसे में हम जो स्वच्छ और जो क्या कहते हैं निर्वाचन की हम बात करते हैं वो यहाँ पर नहीं रह पाएगा, पारदर्शिता नहीं बन पाएगा, एक स्वच्छ निर्वाचन नहीं हो पाएगा कि हम पहले, और ये लोग अगर उनके प्रति थोड़ा बहुत भी सहानुभूति रहते हैं तो ये मत सीधे के सीधे राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ वो कहाँ पारदर्शिता रहा, उसमें जो है क्या कहते हैं बेईमानी हो सकती है, वो अन्याय हो सकता है। न्याय तो नहीं हुआ, न्याय के रूप में निर्वाचित नहीं हुआ, यानी दूसरे कैंडिडेट के साथ न्याय तो नहीं हुआ। तो ऐसे में इन लोगों को यहाँ से दूर रखा गया। फिर ये मतदान तो गोपनीय होता है, संविधान में कहा गया कि इनके जो मत दान होंगे, चुनाव होंगे, वो गोपनीयता के आधार पर उसको पूरा गोपनीयता रखा जाएगा। तो फिर कहाँ गोपनीयता रहे? ये तो सबको पता है कि हम जिसे अपॉइंट करेंगे उसके दिल में मेरे प्रति कुछ न कुछ तो सहानुभूति रहेगा ही, कुछ न कुछ तो हमारे प्रति उनका जो है झुकाव तो होगा। तो ऐसे में मनोनीत सदस्य को दूर रखा गया। फिर हम अगर उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो उपराष्ट्रपति तो मनोनीत नहीं किए किसी भी सदस्य को, तो फिर यहाँ पर दोनों तरीका से जो पारदर्शिता हो जाता है, जो न्याय है वो न्याय प्रणाली के तहत, यानी कि चुनाव स्वच्छ हो, तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात आगे बढ़े, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया। अब हम उनके शपथ की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति के शपथ की हम बात करते हैं। आप थोड़ा अपने दिमाग की घोड़ा को दोहराएं और सोचे कि अगर कोई भी व्यक्ति को शपथ दिलाएंगे जो निर्वाचित हुआ, उसको कौन दिला सकते हैं? क्या उन पद में उनके जो हायरार्की है पद का प्रोटोकॉल है, क्या उनके जूनियर दिला सकते हैं या सीनियर दिला सकते हैं? सोचे थोड़ा इनके बारे में। मेरा तो मानना है कि एक साधारण सा सिद्धांत है कि जब कोई आदमी किसी को अपॉइंट करते हैं, किसी भी व्यक्ति को, ऑब्वियसली अपॉइंट करने वाला यानी नियुक्त करने वाला उनके पद से ऊपर होगा, वरिष्ठ होंगे। और फिर जो व्यक्ति को उसने अपॉइंट किया है तो अपने सामने में उसको जो है पद की जो शपथ है, टर्म एंड कंडीशन है, वो उनको देते हैं कि भाई मेरे जो है जो तुम्हें जो अपॉइंट किया गया है उस अपॉइंट में कि ये
जो है टर्म है, ऐसे तुमको काम करना पड़ेगा, ऐसे इस चीज सारी चीजों का तुम्हें जो प्रतिज्ञा लो, शपथ लो। मेरा ये मानना है, और ऑब्वियसली ऐसे देखने को मिलता भी है। अब बात आ रही है कि उपराष्ट्रपति को, तो आखिर उपराष्ट्रपति को किसने नियुक्त किया? तो दो तरह की बातें सामने आती है। नंबर वन, राष्ट्र के नागरिक, उन्होंने ही तो हमारे प्रतिनिधित्व को ये क्या कहते हैं अवसर दिया है कि आप उपराष्ट्रपति का चुनाव करें। ये सोचकर तो मत दिया है ना कि लोकसभा के सदस्य को कि आपको न्याय व्यवस्था, आपको नीति बनाने के अलावा भी आपको एक और काम करना है कि देश के राष्ट्रपति को चुनाव करना है और देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव करना है। तो जनता ने उसको शक्ति दिया, उसको अधिकार दिया है, मतलब उसको ये चीज दिया, ये कह करके मत दिया है कि आपको ये काम करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सबसे अगर हम टॉप पे बात करें तो देश की जनता है। लेकिन भारत में प्रतिनिधित्व पद्धति, लोकतंत्र के द्वारा, लोकतंत्र जो है वो प्रतिनिधित्व के द्वारा चलता है, यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है कि जनता हर एक चीज में जनता बैठ करके और बातें करे और चीजें को डिस्कस करे। तो ऐसे में ऑब्वियसली कि इनके जो प्रतिनिधित्व होंगे, जिनको इन्होंने अनुमति, ये चीज दिया, ये शक्ति दिया, ये ताकत दिया, ये अधिकार दिया है कि आप ये काम करेंगे, वो उनको शपथ दिलाएंगे। और फिर कौन दिला सकते हैं? इन्हें लोकसभा के अध्यक्ष को ये पावर दिया है, ये क्या कहते हैं विधानसभा के सदस्य को दिया है। तो ये सब तो ऑब्वियसली देखने को मिलता है कि उपराष्ट्रपति से पद से नीचे है, तो ये सिद्धांत तो नहीं काम करेगा। फिर हमारे सामने एक पद आता है देश के राष्ट्रपति। तो फिर संविधान में भी ये प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएंगे वो देश के राष्ट्रपति दिलाएंगे, या ये इंपॉर्टेंट चीज है, या राष्ट्रपति द्वारा जो कोई भी व्यक्ति जो नियुक्त, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, कोई भी जिसे राष्ट्रपति ने कहा कि आप उनको शपथ दिलाएं, वो व्यक्ति या राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के वो शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि जो उपराष्ट्रपति जब पद धारण करेंगे, यानी वो विजय घोषित होकर के आएंगे, तो पद धारण करने से पहले, ग्रहण करने से पहले उसे राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, या नहीं तो राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति को, क्या कहते हैं, जिस भी व्यक्ति को उसने ये चीज नामित किया है, तो वो व्यक्ति उनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। शपथ हो गए, राष्ट्रपति जी अपना पद ग्रहण कर लिए। अब इसके बाद हम इनके कर्तव्य की बात करते हैं। कर्तव्य या कार्य की बात करेंगे। अगर आप पॉलिटी की बुक पढ़ें, अगर आप संविधान की बुक पढ़ें, तो आपको उपराष्ट्रपति के रूप में, यानी जो उपराष्ट्रपति के पद के रूप में जो विजय घोषित करके आए हैं और पद ग्रहण किए हैं, एज अ उपराष्ट्रपति उनका कोई भी कार्य उल्लेख नहीं किया गया है। उनके कार्य के बारे में कोई भी बातें उल्लेख नहीं किया गया है कि उपराष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होंगे एज अ उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति का और कर्तव्य है, लेकिन एज ए उपराष्ट्रपति आपका कर्तव्य ये है, ये बारे में नहीं कहा गया। हाँ, दो कर्तव्य के बारे में संविधान में कहा गया है कि जब कोई उपराष्ट्रपति बन के निर्वाचित होकर के पद ग्रहण करेंगे, तो वो स्वतः राज्यसभा के सभापति भी होंगे और वो कर्तव्य को भी निर्वहन करेंगे। स्वतः का मतलब यहाँ पे आपको बुक में पढ़ने को मिलेगा पदेन, यानी वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और पदेन सभापति के नाम से जाना जाता है, सभापति।
यानी कि राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन नहीं होता है, निर्वाचित तो उपराष्ट्रपति हुए। और जैसे कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे वह स्वतः राज्यसभा के सभापति भी उसको पद धारण करना पड़ेगा, यानी वो एज ए उपराष्ट्रपति भी काम करेंगे। और इसीलिए स्वतः को बुक में आप पढ़ेंगे तो पदेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पदेन सभापति। ठीक है। और फिर दूसरी इनके जो संवैधानिक कर्तव्य के बारे में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वो जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति का भी कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, राष्ट्रपति का कर्तव्य का भी निर्वहन करेंगे जरूरत पड़ने पर। आप समझ सकते हो जरूरत पड़ने पर क्या होता है। राष्ट्रपति के पद कर्तव्य को भी निर्वहन करेंगे। और हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एज ए उपराष्ट्रपति उनको कोई कर्तव्य नहीं दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि एक परंपरा सा चलता आ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति भी कुछ कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? हम देख रहे हैं कि जब जरूरत पड़ा तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के उपराष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय मंच पर या तो हमारे जो देश के जो सरकार के हेड जो होते हैं प्रधानमंत्री जी या राष्ट्र के उपराष्ट्रपति जी, इन दोनों वहां तक नहीं जा पाते हैं, किसी भी कारणवश वहां पर नहीं जा पाते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको भेजा जा सकता है। तो पहला काम ये करते हैं, परंपरागत रूप से ये मैंडेटरी नहीं है, बाध्यता नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी बात यह है कि देश अंतरराष्ट्रीय संबंध को और मजबूत बनाने के लिए दूसरे देश यानी कि विदेश दौरा भी करते हैं। और इसमें भी वही बात आ जाती है कि या तो इनको मशवरा करके भेजा गया है या जरूरत पड़ने पर ये खुद जा करके कि अंतरराष्ट्रीय विदेश दौरा करके उनके दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्ते को और मजबूत करते हैं। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि भारत के अंदर यानी देश के अंदर देश के एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों के में जाते हैं, वहां पे विभिन्न प्रोग्राम में भाग लेते हैं और फिर देश के एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हैं। इसमें भी जाते हैं यानी देश के राष्ट्र के अंदर भ्रमण करते हैं, राष्ट्र के अंदर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे शैक्षणिक संस्था हैं जैसे विश्वविद्यालय हो गए, IIM हो गए, IIT हो गए, यहाँ पर जाकर के बच्चों को अपने जो है क्या कहते हैं ज्ञान से, अपने अनुभव के बारे में उनको इनकरेज करते हैं, उनको बताते हैं और फिर उसको उसके अंदर ये इनकरेज करते हैं। हम कह सकते हैं कि उनको इनकरेज करते हैं कि आपका देश के प्रति, आप देश में आप किस तरह से भागीदारी बन सकते हैं, इस तरह से बातें करते हैं, उनको संबोधित करते हैं देश को वहां के। यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में जाकर के, जैसे कि फिर उसके बाद और इनका क्या काम होता है। और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि ये कभी कभी जब आज आप अक्सर देखे होंगे कि जो हमारे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होते हैं वो थोड़ा सा अपर एज में होते हैं और वो अपने जिंदगी का अनुभव वो या अपने जो नॉलेज होते हैं उनके पास, चाहे शैक्षणिक नॉलेज हो या अनुभव से जो नॉलेज आते हैं, ज्ञान आते हैं, उनसे सलाह मशवरा करने के लिए
क्या कहते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर या अदर मंत्री उनसे बात करते हैं, उनके ज्ञान का फायदा उठाते हैं। तो फिर ऐसे में अतिथियों से वो मिलते हैं और फिर कई काम होते हैं, जैसे राजनयिकों से मिलते हैं, विदेशों के जो लोग आते हैं उनसे मिलते हैं। तो ये सब चीजें होते रहते हैं राष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति के रूप में, और ये एक तरह से परंपरागत है, कोई एक सिद्धांत संवैधानिक प्रावधान नहीं है, इनके ऊपर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन एज ए उपराष्ट्रपति के रूप में ये कुछ काम करते हैं जिसे हम सिद्धांतिक क्या कहते हैं, व्यवहारिक कह सकते हैं, या एक परंपरागत सा कार्य है वो चलता आ रहा वो करते हैं। तो हम यहाँ समझ गए कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति है, एज ए उपराष्ट्रपति उसका कोई भी कर्तव्य उस तरह से नहीं डिफाइन किया गया है, लेकिन दूसरे पद पे जाने के बाद जैसे राज्यसभा के सभापति बनेंगे तब, या फिर जब जरूरत पड़ने पर देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे तब फिर वो कर्तव्य को निर्वहन करेंगे, उनके बारे में संविधान में बातें कही गई है। तो हमने सीखा सबसे पहले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता, उनका शपथ कैसे होता, उनका कर्तव्य क्या, और अब जो बातें काफी दिनों से चर्चा में है उन बातें पे उनके महत्वपूर्ण वो उनके सब टॉपिक हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत कि उनका पद मुक्त होना, पद मुक्त यानी त्यागपत्र, या फिर हम कह सकते हैं कि रिजाइन कह सकते हो आप, या इंग्लिश में पदमुक्त बेटर है ना। इसके बारे में हम जानते हैं। अगर हम सबसे पहले संविधान की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बात पे चर्चा हुई है और इस अनुच्छेद को आपको याद कर लेना चाहिए। संविधान की अनुच्छेद 77 में, वैसे तो 3 है लेकिन हम 2 की बात करते हैं खास करके जो जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 67 में, 67 क में, किसमें 67 क में यह व्यवस्था किया गया है कि कोई भी उपराष्ट्रपति जब चाहे वो अपना लिखित त्याग पत्र जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति को दे सकते हैं जब चाहे। और यही बात हमें पिछले जो है क्या दिनों में देखने को मिला कि हमारे देश के जो, अब तो हम उसको एक्स उपराष्ट्रपति कह सकते हैं, अभी तो वर्तमान में नहीं रहा, तो श्री जगदीश धनखड़ जी उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिए, और वो किसके अनुसार, अनुच्छेद 67 क के अनुसार। ख में कहा गया है कि जब कोई भी देश के उपराष्ट्रपति जिस कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए उस पद पे वो आश्रित हुए, उस पद को ग्रहण किए हैं, उस पद पे पदस्थापित हुए हैं और वो नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या, वो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे में संसद को, किसको, संसद को ये अधिकार है कि वो उसे पदमुक्त करें। तो आप यहां पर संसद की बात को देख सकते हैं। संसद मतलब क्या, संसद मतलब क्या, कार्यपालिका, सॉरी विधायिका। उपराष्ट्रपति मतलब क्या, कार्यपालिका। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो उपराष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है वो संविधान के भाग 5 में, जिसका शीर्षक है कार्यपालिका, क्या है, कार्यपालिका, और इसके अंतर्गत जो पहला अध्याय है वो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। तो हम क्या, यहाँ पे हम इसके अनुसार कह सकते हैं कि ये भी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, उपराष्ट्रपति भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो संसद जो कि विधायिका है, तो संसद और ये उपराष्ट्रपति, यहाँ पर हम एक तरह से जो हमारे संविधान में कई ये प्रावधान है शक्ति संतुलन का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं कि एक दूसरे को जो है संतुलित करना, कि उपराष्ट्रपति अगर अपने शक्ति का प्रयोग असंवैधानिक रूप से कर रहे हैं
तो संसद को यह अधिकार है, यानी विधायिका को यह अधिकार है कि उसको पदमुक्त करे। मतलब क्या, कोई भी संवैधानिक पद पे जो टॉप मोस्ट पद पे है वो अपने अधिकार को गलत इस्तेमाल ना कर सके और वो तानाशाही न बन सके, उसको नियंत्रित करने के लिए संविधान में शक्ति संतुलन का सिद्धांत को अपनाया गया। वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। क्या है, संविधान में कहा गया है कि अनुच्छेद 67 में कि अगर कोई भी, देखिए राष्ट्रपति के मामले में तो कहा गया कि अतिक्रमण करने पर कि संसद, अगर हम उपराष्ट्रपति के बारे में इस तरह के शब्द तो नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि अगर वो संवैधानिक प्रावधान का गलत इस्तेमाल कर, मतलब वो अपने अधिकार का असंवैधानिक कर रहा रूप से इस्तेमाल कर, संविधान के अनुसार नहीं कर रहा, तो उसको आप पदमुक्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए राज्यसभा को ज्यादा अधिकार दिया गया है और लोकसभा को, राज्यसभा को अधिक अधिकार दिया गया है और लोकसभा को केवल अनुमति कहा गया। लोकसभा को केवल अनुमति कहा गया कि लोकसभा के अनुमति से, लेकिन राज्यसभा को ये अधिकार दिया गया कि आप उनको जो है पदमुक्त करें और लोकसभा से सिर्फ अनुमति। तो अब ये अनुमति कैसे लेगा, तो यहाँ पर बात आती है कि राज्यसभा संकल्प पारित करेंगे। संकल्प आपको याद होगा, पढ़े होंगे तो, नहीं तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के मामले में जो बात कहा गया है वो है महाभियोग, सॉरी जहन से बात निकल गई थी। राष्ट्रपति के बारे में जो बात किया गया कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा गया है महाभियोग। लेकिन यहाँ पर महाभियोग का शब्द का यूज नहीं किया गया है, ये कहा गया कि राज्यसभा जो है वो संकल्प पारित करे और उस संकल्प को साधारण बहुमत, यही तो इसका जो है क्या कहते हैं, बहुमत, यही तो इसका जो है अनुमति है ना, स्वीकृति है ना, साधारण बहुमत से ये पारित कर देंगे। अब इनमें पारित करने का जो ये संकल्प है ये अलग है, इनमें अलग है। कैसे है, पहले हम राज्यसभा, अच्छा, उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने के लिए अनुच्छेद 67 ख के अकॉर्डिंग सबसे पहले संकल्प राज्यसभा में पारित करेंगे। वैसे आप जब आप संसद के विधायक संबंधित कार्य को जब देखेंगे तो बहुत सारे विधेयक जो होता है वो राज्यसभा से लोकसभा या पहले लोकसभा से राज्यसभा में से किसी में भी क्या कहते हैं पारित करके बना सकते हैं। लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के संबंधित जो भी प्रस्ताव आएंगे, निष्कासन प्रस्ताव इसको हम कह सकते हैं, इसके पदमुक्त के लिए वो पहले राज्यसभा से पारित होना पड़ेगा। क्या है, इसमें हम थोड़ा कुछ बारीकी चीजों को देखेंगे। मैं जानता हूं कि समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान से फायदा नहीं होगा अगर एक भी प्रश्न छूट जाए तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो हम शुरू करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में जो निष्कासन प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो उपराष्ट्रपति को इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाएगा कि आपके प्रति जो है प्रस्ताव, निष्कासन प्रस्ताव लाया गया, एक संकल्प लाया जिसमें आपको पदमुक्त कराया जाएगा। कितना दिन पहले, 14 दिन पहले। 14 दिन के बाद इस पे चर्चाएं होगी। जैसे ही उपराष्ट्रपति को के लिए सदन में प्रस्ताव लाएंगे तो उस समय कोई न कोई जो पीठासीन अधिकारी होंगे, चाहे वो सभापति हो या उपसभापति हो, ये दोनों या कोई और दूसरे पद पीठासीन जो क्या कहते हैं पीठासीन में हो, तो उनको जब ये बातें प्रस्ताव जाएंगे और ये प्रस्ताव उस सदन के यानी राज्यसभा के कम से कम 25 सदस्यों द्वारा, कितने, 25 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस प्रस्ताव को सदन के जो पीठासीन पदाधिकारी होंगे
उनके पास जब भी ये जाएगा तो उस पर कम से कम 25 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए कि 25 सदस्य चाहते हैं, सदन के राज्यसभा के 25 सदस्य कम से कम चाहते हैं कि हमें इस प्रस्ताव पे बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अब फिर जो पीठासीन पदाधिकारी होंगे वो इसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो सभापति हो, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति के रूप में होते हैं, या उपसभापति हो या अदर कोई हो, इस बात को लेकर के जो राष्ट्रपति को ये सूचना मिल जाता है और फिर उस दिन से राष्ट्रपति कभी भी सभापति के रूप में, जो पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नहीं बैठेंगे, भाग नहीं लेंगे। यानी वो सदन में, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट को आपको बता दूं कि जब राज्यसभा के सभापति के रूप में पद मुक्त करने के लिए जब बात आती है और फिर यहीं पर लोकसभा, जिसके जो हेड ऑफ होता है उसे हम अध्यक्ष कहते हैं, और राज्यसभा के लिए जो हेड होते हैं राज्यसभा, उसको हम सभापति कहते हैं। थोड़ा इसको तुलना कर लेते हैं, सभापति कहते हैं। इनका निर्वाचन लोकसभा के सदस्य करते हैं, जितने भी सदस्य लोकसभा में वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, और ये सदन के ही मेंबर होते हैं, यानी वो सदन के सदस्य होते हैं। ये इनका चुनाव राज्यसभा के सदस्य नहीं करते हैं, राज्यसभा के सदस्य उपसभापति का चुनाव करते हैं, उपसभापति का चुनाव करते हैं, और ये सदन के सदस्य होते हैं। ये सदन के सदस्य, आपको पहले बता चुके हैं कि इसका चुनाव राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। एज ए सभापति ये जो है, ये जब आते हैं तो ये स्वतः पदेन सभापति होता है, स्वतः सभापति बन जाते हैं, लेकिन उप सभापति सदन के सदस्य होते हैं और सदन इसका निर्वाचन करते हैं। इसी तरह अध्यक्ष भी। अब हम बात करते हैं कि जब इनके सदन में निष्कासन संबंधित कोई प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव में जैसे आएगा, ये पीठासीन पदाधिकारी नहीं रहेंगे, पीठासीन पदाधिकारी नहीं रहेंगे, हाँ, लेकिन सदस्य सदन के सदस्य के रूप में ये रहेंगे। अपने बातें को सदन में रह करके, अपने बातें को जब इनके ऊपर जो बहसें होंगी निकालने के लिए, निष्कासित कर, पदमुक्त करने के लिए, तो बहसें में भाग लेंगे, बहस में भाग लेंगे ये, यानी कि ये सदन में मौजूद रहेंगे, लेकिन पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नहीं रहेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं सभापति के रूप में, जब इसके प्रति कोई भी निष्कासन संबंधित जो बातें चल रहा हो सदन के अंदर, तो फिर ये सदन के सदस्य नहीं रहेंगे और न सदन में बैठेंगे और न सदन में, हाँ, ये अपनी बातें बाहर से लिखित रूप में या किसी के द्वारा अपने बातें को सदन में कह सकते हैं सभापति के रूप में, लेकिन अध्यक्ष खुद मौजूद होकर के अपनी बातें कह सकते हैं। दूसरी बात, जब जरूरत पड़े, वैसे आपको पता होना चाहिए जो हेड होते हैं लोकसभा के, जो अध्यक्ष, इसको अध्यक्ष के नाम से जानते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति के नाम के जानते हैं। जब किसी भी चीज को, प्रस्ताव को पास करने के लिए, पारित करने के लिए जब मत दिया जाता है और मत बराबर में आ जाए, जितने लोग हाँ उतना और उतना ही लोग ना में हो, तो ये अपना फाइनल मत दे सकते हैं उस समय, और वो फिर प्रस्ताव अगर हाँ में दिया तो पारित हो जाएगा और ना में दिया तो नहीं हुआ। लेकिन ये जब अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो ये निर्णायक मत नहीं देंगे। तो कौन सा मत देंगे? ये साधारण मत देंगे एज अ सदस्य के रूप में, लेकिन इनको कोई भी मत देने का अधिकार नहीं है, कोई भी मत देने का अधिकार नहीं, न निर्णायक मत देंगे और न कब, जब इन पे बातें चल रही होती, चर्चा चल रही होती सदन में, न निर्णायक मत दे सकते हैं और न ही क्या कहते हैं वही कोई साधारण मत दे सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि प्री एग्जाम में ये बात पूछा जाए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा। यहां पर जो राज्यसभा के अंदर होते हैं कि जितने भी लोग वर्तमान में निर्वाचित है सदस्य के अंदर, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो, है सदस्य के सदन के सदस्य। देखिए वैसे भी राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 साल में जिसका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है वो रिटायर हो जाते हैं और प्रत्येक 2 साल के बाद फिर सदन में क्या कहते हैं दूसरे सदस्य के लिए निर्वाचित होते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ न कुछ सदस्य जो है वो सीट खाली ही रहता है। लेकिन जितने भी सीट भरा हुआ है चाहे वो निर्वाचित के द्वारा हो या मनोनीत के द्वारा हो, उन सदस्यों का 50% +1, यानी जितने भी सदस्य होंगे उन सदस्यों का, आप अगर हम ये कह सकते हैं कि 245 सदस्य में अगर 10 सदस्य अभी खाली है, 235 सदस्य है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 11 सदस्य खाली है, तो 234 सदस्य अभी वर्तमान में अपने अपने पद पे है, सीट भरा हुआ 234 सदस्य का। तो उनको चाहिए 1 और 7 +1 यानी 8 वोट अगर हाँ में भरे कि हाँ उपराष्ट्रपति को पद मुक्त किया जाए के पक्ष में दे, जो भी प्रस्ताव चल रहा है, तो फिर यहाँ से वो संकल्प पारित हो जाएगा, यानी कि ये संकल्प पारित हो जाएगा। यानी राज्यसभा चाहता है कि जो उपराष्ट्रपति हो यानी राज्यसभा के सभापति हो वो जो है पदमुक्त हो जाए। लेकिन लोकसभा में जो हम साधारण बहुमत की बात करते हैं, लोकसभा उनमें, अच्छा यहाँ पे एक बात और जान ले, अगर उस दिन 200 लोग ही प्रेजेंट हुआ सदन में, जिस दिन मत होना है, अगर 200 लोग ही प्रेजेंट हुए तो इसका 50% नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, इसमें भी कम से कम 118 लोग ही वोट के पक्ष में वोट दे, माने उसको हटाने के पक्ष में, यानी उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे। यहाँ हम 50% की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे सदस्य के 50%, चाहे आप कितने भी कम प्रेजेंट हो या टोटल प्रेजेंट हो। जबकि लोकसभा की बात किया जाए तो यहाँ पर उपस्थित जो सदस्य होंगे, उपस्थित सदस्य होंगे, उपस्थित सदस्य के 50% +1, इसी को साधारण बहुमत भी हम कहते हैं। कभी अगर हम विधेयक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें साधारण विधेयक इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो राज्यसभा से कैसे पारित होगा कि सबसे पहले इनमें जो जितने भी सदस्य निर्वाचित या मनोनीत है, यानी जितने सीट है वर्तमान में भरा हुआ, उनके 50% 50% +1 सदस्य जो हामी में भर दे, प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे, तो पारित हो जाएगा और फिर उनको लोकसभा में भेज दिया जाएगा। और जब दोनों पारित हो जाएंगे तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो इसको स्वीकृति देंगे और फिर वो संकल्प पारित हो जाएगा, और जिसे संकल्प पारित हो जाएंगे जो उपराष्ट्रपति को पद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो हमने इन सारे चीजों को आज हमने देखा कि इसके सारे प्रावधान कैसे है, चाहे वो क्या कहते हैं संवैधानिक हो या संवैधानिक प्रावधान कैसे है, चाहे वो क्या कहते हैं निर्वाचन संबंधित हो, पद संबंधित हो, शपथ संबंधित हो या पद मुक्त संबंधित हो, ये सब चीजों के बारे में हमने जाना। अब छोटी छोटी बातें हैं, आप चाहे तो उनको बुक में भी पढ़ सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, सॉरी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 35 साल होनी चाहिए। उसके बाद जो है एक वर्ड और शब्द आप समझ लें कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं के लिए जो क्राइटेरिया है, किसके, राज्यसभा के सदस्य के क्राइटेरिया, ये संविधान का वर्ड है कि राज्यसभा के जो सदस्य बनने का जो शर्त है वो उस पर लागू होता है। लेकिन राष्ट्रपति को बनने के लिए अगर कोई लोग चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति का उम्मीदवार बने, तो उनके लिए लोकसभा के जो सदस्य बनने का जो क्राइटेरिया वो
वो होगा। हालांकि उसका भी 35 ईयर्स ही चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं तो वो कम से कम 35 यानी 35 साल का होना ही चाहिए। ये संविधान के वर्ड है कि 35 साल का होना ही चाहिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में कभी हम देखते हैं कि जो हमारे उपराष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति जब सभापति के रूप में काम करते हैं तो फिर उसका चुनाव प्रक्रिया, फिर उसके शपथ, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं कर्तव्य, फिर उसका जो है त्यागपत्र, ये सब कैसे होता है। और फिर कभी अगर राष्ट्रपति के बारे में बनेगी तो उन सब चीजों पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और शुक्रिया, आपने समय निकाल के देखा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। जो भी आपने इसमें कमी अगर जो आपको लग रहा है कि कुछ है तो आप प्लीज कमेंट करें और फिर हमें बताएं कि हमें इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ कमी है इसके अंतर्गत। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में और इनमें जो है इम्प्रूवमेंट हो और फिर अच्छे से अच्छे आपको हम जो है बेसिक नॉलेज, संवैधानिक प्रावधान क्या है, फिर संविधान में व्यवहारिक ज्ञान क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। और फिर हम यहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़े बहुत और बात है जो व्यवहारिक स्तर पे है, उनको हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर जय हिंद।